बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सो, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजस। आई से वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, स्पेशली हमारे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिसिटी कमीशन के एस्पिरेंट्स। आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का पेपर, जो 21 नवंबर 2025 को कंडक्ट हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आया कि सर पेपर की डिस्कशन करवाई जाए। तो क्योंकि लास्ट वीक से मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल था, ऑलरेडी 5 से 6 बैचेस हम रन कर रहे थे। फिर उधर से कॉलेजेस की रूटीन थी, कुछ सेमिनार्स कंडक्ट हो रहे थे हमारे कॉलेजेस में। तो दैट्स व टाइम मैनेज नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट पे ही मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आज का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। वी विल ट्राई, क्योंकि 100 MCQ हैं। अगर हम डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते रहें तो बहुत लेंथी वीडियो हो सकती है, 2 आवर्स की भी हो सकती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि जहाँ पे आप लोगों की कन्फ्यूजन होगी, जो चीज़ें सॉल्व करने वाली होंगी, उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को साथ जो है ना वो ट्रिक्स और क्लू देते जाएंगे। तो आज की पेपर की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉपर डिस्कशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वर एक्सप्लेन्ड बाय द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे काम किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कंसेप्ट ये प्लांक्स ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इन द सॉल्यूशन दैट कंटेन 63.3 ppm यहाँ पे गिवन है। ये कम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पे गिवन है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, आपको सबसे पहले अगर आपने मोलर में कन्वर्ट करना है तो आपको मैस चाहिए होता है। मोलर मैस तो वैसे गिवन है, ठीक है। और वॉल्यूम जो होगा वो डेफिनेटली 1 लीटर होगा, लीटर में लेंगे। तो इसके लिए आपको मैस चाहिए। तो मैस में कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पीपीएम सोल्यूशन गिवन है, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वी नो दैट कि 1 ppm जो होता है, 1 ppm इज इक्वल टू दी 1 mg/लीटर। लेकिन यहाँ पे ppm की वैल्यू दी हुई है 63.3 ppm दी गई। इसका मतलब है अगर 63.3 ppm है तो इसका मतलब ये हुआ कि 63.3 mg/लीटर होगा। ये वैल्यू हमने बढ़ाई है तो उतने फैक्टर से ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो 63.3 मिलीग्राम हमारे पास मैस है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? ग्राम में। जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.0633 ग्राम पर लीटर बनेगा। ये हमारा वेट है बेसिकली ग्राम में। और क्योंकि मोलर मैसेज के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मोल्स। सबसे पहले हम इसके मोल्स बनाएंगे। मोल्स है n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना है? 0.0633 डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसका कितना है उसने गिवन है। यहाँ पे देखें तो ये मोलर मैस उसने दे दिया है 329.3। तो ये आपने 329.3 आपने पुट कर लेना है, इसको आपने डिवाइड करना है। तो आपके नंबर ऑफ मोल जो बनेंगे 0.00019 मोल्स बनेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मोल जो होता है वो हमारे पास कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो होता है मोल्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी वही बनेगी, मोल्स 0.0009 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है, लेंगे तो ये कंसंट्रेशन बनेगी 0.0009 जो है ये आपके पास कंसंट्रेशन आ चुकी है, ठीक है। लेकिन आपने देखना ये है कि ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 पोटाशियम आयन। कम्प्लेक्स की तरफ मूव करें तो हर आयन जो है वो पोटाशियम का डिसोसिएट करवाएं तो 3 पोटाशियम आयन्स हैं। तो इस केस में आपके पास जो कंसंट्रेशन फाइनली बनेगी, आपने 3 वाला फैक्टर जो है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.9, ये 19 था, ठीक है। 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ में भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फैक्टर को आप जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आपका आता है 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोलर आ जाता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन थी जो आपने करनी है।
तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मूव करते हैं, एच एफ बिहेव एज अ बेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। एच एफ ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एच एफ सॉरी ये वीक एसिड है, एच एफ इज द वीक एसिड। एच एफ बिहेव एज अ बेस, ये बेस के तौर पे उस वक्त काम करता है जब आप इसका सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में हो तो उसमें अपना डिसॉल्व करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, H2SO4। नेक्स्ट है जी, व्हेन एन एसिड इज एडेड इन द अमीनो एसिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बेस। तो ये देखें, क्योंकि अमीनो एसिड एक्ट करता है एज अ जीटराइन की फॉर्म में, ये इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, RCNH3 यहाँ पे प्लस होता है और ये C डबल ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास H हो गया। तो अमीनो एसिड इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं जीटराइन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उसको हम बेस कहते हैं। तो दिस इज दी चार्ली ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय द एडिशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस such as sodium chloride. This lowering is considered to be consequence of the fact, this is the बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, सॉल्यूशन के अंदर पानी का जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, एट द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो लेस देन होता है एज कम्पेयर टू द प्योर आइस, जिस वजह से जो है ना वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, लोअर्ड कर जाता है। तो ये मेन पॉइंट है इसका, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 6 है जी, लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑन एल्यूमिना वुड सेपरेट द पैरानाइट्रोटोलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड, तो ये आपने बताना है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपने एल्यूमिना स्टेशनरी फेज पे एक्ट की हुई है जो कि पोलर स्टेशनरी फेज है, आपको हमने बार बार ये चीज़ें बताई हुई हैं। एल्यूमिना पोलर स्टेशनरी फेज है, तो डेफिनेटली आपने देखना है कि इनमें से मोर पोलर कौन सा है, पैरानाइट्रोटोलीन है या पैरानाइट्रोएनिलीन है। पैरानाइट्रो जो है ना वो एनिलीन जो है, दिस इज द मोर पोलर, क्योंकि इसमें अमीन ग्रुप मौजूद है, दिस इज द मोर पोलर है, मोर पोलर देन दी टोलिन की वजह से। जब ये मोर पोलर है तो ये एल्यूमिना के साथ इसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और ये इजीली सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो चार्ली बनेगा, सी का सी, विद द पैरानाइट्रोटोलीन इल्यूटेड फास्ट, क्योंकि पैरानाइट्रोटोलीन जो है ना वो लेस पोलर है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोटोलीन, तो इसकी स्टेशनरी फेज के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन कम होगी और ये जल्दी जल्दी कॉलम से इल्यूट होकर चली जाएगी। तो ये एक सिंपल स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज और एनालाइट के बीच में इंटरेक्शन का मैकेनिज्म है जो कि बार बार हम स्टूडेंट्स को डिस्कस करवाते रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीजेज दी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बिकॉज दे आर। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है लाइक अगर हम बात करें जिस तरह नाइट्रो ग्रुप है, सियानो ग्रुप है, या इसके अलावा कार्बोनाइल है, CO, ठीक है, तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली दिस इज आल्सो दी पाई बैक डोनेशन शो करती है। इसमें इम्प्टी पाई ऑर्बिटल होता है जो कि इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, तो इसमें N एंड पाई, तो ये बेसिकली इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, 7 का D। तो दे आर दी डोनर्स, क्योंकि इसमें लॉन पेयर्स भी मौजूद होता है, दे N डोनर हैं एंड दे आर दी पाई एक्सेप्टर्स हैं जो कि बैक डोनेशन शो करते हैं। 8 है दी चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, आपने चूज करनी है यहाँ से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, फिनोल इज द वीकर एसिड देन द इथेनॉल, नो, फिनोल जो है दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू द एथेनॉल। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसकी Ka वैल्यू आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हायर होती है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल्स। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ CO2 की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, दीज आर दी, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसको ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। I are active because the mode of vibration is associated with the change in dipole moment, no. I are inactive because the molecule has zero net dipole, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। Raman active because the mode of vibration is associated with the change in polarizability, तो Raman जो है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर देखा जाता है। तो बेसिकली CO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो है यहाँ पे, तो IR एक्टिव है ड्यू टू दी पोलराइजेबिलिटी। तो रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली चेंज इन पोलराइजेबिलिटी जो है ना वो क्या करती है, अलाउज करती है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यूज्ड इन दी कमर्शियल
गैस क्रोमेटोग्राफी इट यूटिलाइजेज दी, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अल्फा पार्टिकल्स इमीटर है, सॉरी बीटा, हाँ क्योंकि दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल यहाँ पे इमीटर यूज होता है। 10 का जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज गवर्नड बाय, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ये डेफिनेटली न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन भी होती है, शील्डिंग एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होती है, एक्सचेंज फोर्सेस भी होती हैं, तो ऑल ऑफ दिस 11 का डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच हाइड्रोजन ऑफ वन क्लोरोपेंट टू इंश्योर द लार्जेस्ट केमिकल या डाउन फील्ड शिफ्ट इन द NMR, तो ये देखें मैं इसको थोड़ा सा ये NMR से क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करनी आती है, NMR की बेसिक हमारी लेक्चर सीरीज देखी है तो इंशाल्लाह ये इजीली आप कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है जी आपके पास CH2, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी क्लोरीन लगा हुआ है, एंड दिस इज दिस CH डबल बॉन्ड CH2CH3, ये स्ट्रक्चर गिवन है। तो यहाँ पे देखें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे इस जो प्रोटॉनिक इन्वायरमेंट है ये वाला इन्वायरमेंट, इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.3 पे चली जाती है इस तरह, क्योंकि ये आपके पास है विनाइलिक प्रोटॉन जो कि बहुत ज़्यादा होती है इसकी, फिर विनाइलिक प्रोटॉन के साथ आपको पता है थर्ड पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो इस कार्बन की जो शिफ्ट की वैल्यू वो 5 तक चली जाती है अप्रॉक्सीमेटली, और इस कार्बन की ऑलमोस्ट 4 तक होती है, और इसकी जो है ना वो CH2 की ऑलमोस्ट 2.3, और ये क्योंकि फोर्थ इफेक्ट है तो फोर्थ पे ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होता, तो ये ऑलमोस्ट आपका 0.9 वैल्यू होती है। तो ये देख लें आप कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 12 का वो बी बनेगा, द हाइड्रोजन ऑन इधर C2 और या C3, ये जो C2 ये वाली कार्बन 1, दिस इज दी 2, दिस इज दी 3, ये 2 एंड 3 जो कार्बन हैं यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लार्जेस्ट होती है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द गिवन रिएक्शन इज डाउन वन में डिटरमिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पे ऑप्शन देखें तो डिटेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूज यस, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपेयर टू द रिएक्टेंट, तो डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करती है, नॉट द स्टेबिलिटी, कि आइदर इट इज स्टेबल प्रोडक्ट और नॉट, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is a rare limitation of Beer-Lemon law? तो Beer-Lemon law only and only applicable to the monochromatic light, तो polychromatic light पे ये क्या करता है, डेविएट करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हैवी एलिमेंट्स होते हैं लाइक लेड है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे भी आपका अल्फा ऑप्शन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेड इज इजियर देन दी Pb2+, यहाँ पे इजियर होती है अल्फा ऑप्शन, क्योंकि हैवियर एलिमेंट लाइक लेड है दीज फॉर्म द स्टेबल आयन विद द लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे जितना लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो है ना वो स्टेबल आयन बनेगा एज कम्पेयर टू दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें s इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दीज आर दी लेस रिएक्टिव एंड सो दीज आर दी लेस रिलेक्टेंट आप कह सकते हैं इसको, तो इसमें क्योंकि लोन पेयर आपका बेसिकली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ OH, ये फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन ये IR में होती है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं होती, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कहाँ पे 17 का ये अल्फा ऑप्शन बनेगा, तो सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि सेल पोटेंशियल जो है अगर हम बात करें तो इसमें वैल्यू होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, ई ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ सेल, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थर्मोडायनामिक, जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात आती है तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाती है, ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, जब ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ई सेल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जब आप ये NF को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ई सेल की वैल्यू भी सेल पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैम्बर्ट्स बेयर लॉ, लैम्बर्ट्स बेयर लॉ के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है।
लैम्बर्ट बेयर लॉ वर्क बेस्ट विद द नैरो लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट पे ये काम करता है। तो ब्रॉड बैंड विड्थ जो है दिस कॉज द डेविएशन, तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन तो ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रेडिएशन ऑफ ब्रॉड बैंड कॉज डेविएशन फ्रॉम द लैम्बर्ट लॉ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट बेयर लॉ। What would be the d spacing of a set of crystal planes when first order X-ray reflection for the given planes occur at the angle of 44 degree between the transmitted beam and the reflected beam? तो ये आपका 2d sin थीटा ब्रैग इक्वेशन से क्वेश्चन दिया गया है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू दी n लैम्डा। इसको थोड़ा सा रफ पे चल के हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। 2d sin थीटा इज इक्वल टू दी n लैम्डा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन्स, इसको n की वैल्यू 1 लेंगे, थीटा 44 डिग्री है स्टेटमेंट में, लैम्डा की वैल्यू 0.135 नैनोमीटर गिवन है। तो यहाँ से मैंने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो d इज इक्वल टू दी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा आ जाएगा। 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाए। अब इसमें वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 0.135 है डिवाइडेड बाय 2 साइन, एंगल कितना है 40, कितना है एंगल 44 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम कितना होगा, 2 पे डिवाइड कर लें तो 22 आएगा, तो यहाँ पे 22 पुट करेंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा 0.135 डिवाइडेड बाय 2 साइन 22 होता है 0.37। अब इसको फैक्टर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें तो आंसर आपका आएगा 0.182, दिस विल बी द आंसर। ये देख लेते हैं 0.182 और अप्रॉक्सीमेटली सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग ग्रिग्नालिन, ये CO2 के साथ इसका रिएक्शन होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज में, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास Q0 होता है लेकिन इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होती, ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो Q0 होता है बट वर्क इज डन क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो यहाँ पे आपका बीट ऑप्शन करेक्ट है। The lambda max in the first derivative curve of UV visible spectrum corresponding to the ordinate value इसकी कितनी बनेगी, आई थिंक यहाँ पे 0 बनेगी, यस। तो इसमें बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो 0 इसकी ऑर्डिनेट वैल्यू होगी। दी डायमैग्नेटिक स्पीशीज, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने चेक करना है, इसमें से आपने ढूंढना है कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी है। तो ये NO को देखें, NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन है। ये भी पैरामैग्नेटिक में आप चेक कर लें, डायग्राम बनानी पड़ती है। O2 जो है यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपके पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। NO2 को देखें तो इसमें भी 23 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है यहाँ पे भी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो CO2 को देखें तो दिस इज द डायमैग्नेटिक, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। आप डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डेल्टा है। 24 है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेव नंबर ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, वेव नंबर आपने बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो वेव नंबर की वैल्यू होती है वो किस अल्काइन के केस में होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3300 होती है, ठीक है। तो 3300 होती है, ऑलमोस्ट इसकी 3300 पे वैल्यू आती है CH की पीक। इस तरह CH अल्कीन की ऑलमोस्ट आपको पता है 3000 अबव आती है, 3100 के राउंड अबाउट आती है। अल्केन की 2900 पे क्या अप्रॉक्सीमेटली आती है। इस तरह अरीन की भी, तो एट्स का जो करेक्ट ऑर्डर आपका बनेगा ना वो डेल्टा बनेगा, ठीक है, 1 लेस देन 4। और ये अरीन 4 and 2, ये जो 4 है और यहाँ पे जो 2 है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और सबसे जो 3 पोजीशन है ये आपकी CH सबसे जो है ना वो ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बनेगा। 25 है जिंक सल्फेट, एक सेल है, हाफ सेल है, फिर कॉपर सल्फेट है, और इनकी कंसंट्रेशन भी गिवन है। फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल सेल गिवन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक आर दी गिवन है, द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल आपने बताना है। तो भाई इसमें देखें तो इसमें जो आपका है इक्वल टू दी सेल पोटेंशियल है, क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिटी है,
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बीटा बनेगा, इक्वल टू द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। वेरी सिंपल। 26 है, अ सैंपल contain polyprotic acid absorbed at different wavelength in the visible range. The sample can be better analyzed at the wavelength of the isobastic point. तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। ये वो पॉइंट है जिसपे ऑल स्पीशीज हैव द सेम अब्जॉर्बिविटी। आइसोबेस्टिक पॉइंट इज दैट पॉइंट यहाँ पे तमाम जो स्पीशीज हैं वो सेम एब्जॉर्बिविटी वैल्यू रखती हैं, एंड एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू द टोटल कंसंट्रेशन, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन। ये इंडिविजुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, टोटल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है एट दैट वेवलेंथ। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। 27 की तरफ मूव करते हैं। ज्योमेट्रिक शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ निकल विद द क्लोरीन, सियानो एंड वाटर है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ज्योमेट्रिक शेप रिस्पेक्टिवली आर, तो ये रिस्पेक्टिवली बताना है आपने। आपको पता है यहाँ पे देखें, निकल का जब भी कम्प्लेक्स क्लोरीन, सियानो या वाटर के साथ बनाता है तो क्लोरीन के साथ इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्लोरीन के साथ टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। इसी तरह सियानो के साथ आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। और ये वाटर क्योंकि 6 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये ऑक्टाहेड्रल होती है। कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा बनेगा। टेट्राहेड्रल, बीटा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, द फॉलोइंग इन्वॉल्व 2 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें मौजूद हैं विच कम्बिनेशन करेक्टली इंडिकेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला रिएक्शन तो आपको पता है बहुत ही फेमस है, जिसको हम कहते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन जिसमें 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ये होता है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद दोबारा डाइईन बनती है, 2 डाइईन बनती है। यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसका मैकेनिज्म आप सर्च आउट कर लिए। तो यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन होती है, 2+2 इसकी साइक्लो रिवर्जन्स होती है। 29 है, फॉर द गिवन रिएक्शन, ये एक रिएक्शन गिवन है 29। तो इसमें देखें तो पूछा गया है कि N2+H2 तो NH3 है और NaCl N2Cl2 बनाता है। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्टिव सिस्टम्स आर, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, लेस देन 0 फॉर द रिएक्शन 1। क्यों? क्योंकि इस केस में देखें तो 4 मोल्स आर कन्वर्टिंग इनटू द 2 मोल्स। तो ये टोटल कितने हैं? रिएक्टेंट में 4 मोल हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, तो 4 मोल्स से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो इंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है, डेल एस लेस देन 0 हो जाती है। जबकि दूसरे केस में देखें NaCl और N2Cl2, तो ये सॉलिड से जब आप गैसेस की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली लिक्विड या गैस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ जाती है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये आपने बताना है। देख लेते हैं। वेव नंबर ऑफ द बैंड इन द IR स्पेक्ट्रम इज प्रोपोर्शनल विद फ्रीक्वेंसी, ये भी ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर इज द गुड सॉल्वेंट फॉर रिकॉर्डिंग यूवी विजिबल, नो। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, यस, ये दिस इज द करेक्ट, क्योंकि वाटर आप यूज कर सकते हैं यूवी विजिबल में। वाटर इज द गुड सॉल्वेंट फॉर द रिकॉर्डिंग IR स्पेक्ट्रा, यस, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वाटर में OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसकी पीक ओवरलैप कर जाती है। अगर आप ये सॉल्वेंट यूज करेंगे तो फिर एथेनॉल्स, अल्कोहल्स की आप पीक डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा, वो ओवरलैप कर जाती है OH की पीक। तो आपने डीप्रोटोनेटेड सॉल्वेंट यूज करना होता है, क्लोरोफॉर्म यूज कर लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट लाइकली आयनिक इन नेचर, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्शियम ब्रोमाइड है, स्ट्रॉन्शियम बिलोंग टू दी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दूसरा ग्रुप है और ये कम्बिनेशन बेस्ट है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है और दूसरा ग्रुप जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। 32 है, इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्पिनिंग न्यूक्लियाई ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इरेडिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड वीकर फील्ड। NMR रिक्वायर्ड करता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए एंड इट मस्ट बी वीकर देन द मेन मैग्नेटिक फील्ड से इसको वीकर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो बीटा है, परपेंडिकुलर एंड वीकर फील्ड। For an ideality non-polarized cell, the resistance of the cell should be equal to the 0. क्यों? क्योंकि इसमें जो internal resistance होती है वो नहीं होती, no internal resistance, so the ideal resistance will be 0.
34 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पीएच ऑफ केमिकली प्योर वाटर, नॉट ट्रू अबाउट द केमिकली पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे देखें तो 34 का एल्फ ऑप्शन, इट इज इक्वल टू दी 7। pH ऑफ प्योर वाटर 7 होती है एंडली एंड ओनली एट 25 डिग्री, इट वेरीज विद द टेम्परेचर। इसने कहा कि ऑलवेज इक्वल टू दी वाटर, भाई ऑलवेज नहीं होती, एक रूम टेम्परेचर या आप उसको कह लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो 298 केल्विन पे 7 होती है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू प्योर वाटर की 7 pH नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन द ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर, तो दिस इज द sp3d है, ठीक है। तो ये तो वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, in the proton NMR of the dilute solution of mixture of acetone and dichloromethane, acetone and dichloromethane exhibit two signal 1:1 instancy of what will be the molar ratio of the acetone and dichloromethane in the solution। तो यहाँ पे देखें बेटा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। एसीटोन की बात चलते हैं जी जनाब। इसमें एक बात तो याद रखिएगा कि पीक इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, peak intensity of the signal, peak intensity of the signal, it is the directly proportional to the number of protons, number of protons। अगर आप लेते हैं एसीटोन, तो ये स्ट्रक्चर एसीटोन की CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और इधर से डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास X है, इसको कर लेते हैं Y है, फॉर एग्जांपल X मोल और Y मोल, क्योंकि मोलर रेशियो में देख ली। तो इसमें टोटल 6 प्रोटॉन की सिंगलेट पीक है, 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट पीक है। इसमें कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन की ओनली एंड ओनली क्या है, सिंगलेट पीक आती है, 2 हाइड्रोजन की। तो रेशो क्या बनी, तो 6x, ये जो रेशो है 6x एंड 2y, 6x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे अगर आप रेशो लेते हैं x ओवर y, तो ये आपको पता है क्या बनेगा, x ओवर y, तो ये 2 ओवर 6, ये 1:3 बनेगी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, 1:3, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 37 है, Kp फॉर द रिएक्शन, ये गिवन है, इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यूज़ Kp की वैल्यू भी गिवन है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है, और फिर उसके बाद आपको पता है Kp की वैल्यू अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी बढ़ गई, ये आपने याद रखना है। तो Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर यहाँ पे, लेकिन कब होता है, जब आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी आपने नोट रखना है, ये भी आपने याद रखना है। कैटालिस्ट, सॉरी, जो टेम्परेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डन, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको पता है फिर डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और डेल्टा S की वैल्यू जो होगी, सॉरी, डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इसके साथ साथ आप देखें तो डेल्टा S की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इंट्रोपी कम होगी, लेस देन 0 होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स डिक्रीजेज, सिस्टम बिकम ऑर्डर। हम यहाँ पे देखें तो गैशियस मॉलिक्यूल के मोल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इक्वेशन ड्रा करके देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। ये देखें SO2 प्लस O2, तो ये बनाता है SO3, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, रिएक्टेंट में 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट डिक्रीजेज, सिस्टम बिकम दी ऑर्डर्ड, एंड सो एंट्रोपी विल बी डिक्रीज। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कार्ल फिशर टाइट्रेशन किसको, मॉइस्चर कंटेंट को के लिए यूज होती है, तो बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द HCl या मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्ट एज अ, दिस इज एन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द बेस्ट डिस्क्राइब द पेयर ऑफ कंपाउंड, तो ये देखें दोनों जो हैं ये इनएंशोमर्स कहलाते हैं। एल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 40 का, क्योंकि दोनों मिरर इमेज भी बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये यस, दीज आर द मिरर इमेज, और सुपर इम्पोज मिरर इमेज नहीं बनता इसका, सुपर इम्पोज भी नहीं है। 41 है जी, फॉर सर्टेन हाइपोथेटिकल केमिकल बॉन्ड द आईआर स्पेक्ट्रम शो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बैंड एंड ऑल द ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बैंड आर इक्वी स्पेस्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटिंग हार्मोनिकली। जब आप इक्वली स्पेस्ड
ओवरटोन्स आती हैं एक ही डिस्टेंस पे आ रही है तो उसको कहते हैं हार्मोनिकली वाइब्रेटिंग। तो यहाँ पे 41 का एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। 42 है एट द सेंटर ऑफ द चेंज रीजन इन द एसिड बेस टाइट्रेशन द रेशियो ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज एंड, ये इक्वेशन गिवन है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 42 का वो एल्फा ही बनेगा। 1 एंड पी के एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो भाई आपने ये बतानी है तो यहाँ पे भी डेल्टा ऑप्शन, ये टेट्राहेड्रल है, दिस इज द टेट्राहेड्रल। बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसमें निकल, तो ये भी स्क्वायर प्लेनर होगी, ये भी स्क्वायर प्लेनर होगी, और यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर में चली जाती हैं। ऑल अदर्स आर दी स्क्वायर प्लेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, उसकी तरफ मूव करते हैं। 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोस्टेरियोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड मेसोकम्पाउंड। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन डेल्टा बनेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनेंटियोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइड एंड इट्स अपोजिट डायरेक्शन, जबकि मेसो कंपाउंड जो है वो एक एरल होते हैं और ये प्लेन पोलराइड लाइट को रोटेट नहीं करते। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 45 है फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन यहाँ पे गिवन है H2 गैशियस फॉर्म में है और इसके हाफ मोल्स हैं, इसके भी हाफ मोल्स हैं, HBr बनाता है। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, जबकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज भी गिवन है। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा रफ पे जाते हैं, वैल्यूज को नोट कर लें आप। ये देखें, पहले इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन है 1/2 H2 प्लस 1/2 Br2 और ये बना देता है HBr, ये इक्वेशन है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स। इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये फार्मूला यूज होता है, इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो सम लेना है तो सम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, H2 और Br2, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1/2 मल्टीप्लाई बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी है 436 गिवन है, प्लस कर लें इसको जनाब क्योंकि हमने सम लेना है, ये भी 1/2 हो जाएगा। ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है वैल्यू वो 193 है, तो ये हमने इसको बंद कर लिया माइनस। अब इस पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी का सम। प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी जो है वो सिंपल 1 मोल है और ये गिवन है 366 गिवन है, ठीक है। तो ये 366 हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 2 4 2 218 हो गया, 218 प्लस इसको डिवाइड करें तो 96.5 हो गया, ठीक है, माइनस 366 हो गया। इसको सम कर लें तो ये 314.5 हो गया, माइनस 366 हो गया। इसको माइनस करें तो जनाब आंसर आएगा माइनस 51.5 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा आपका आंसर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप देखें तो ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ओके जी, 46 पे आ जाए जनाब। व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर सॉल्विंग प्रोग्रामिंग यूज्ड इन द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर द सॉल्विंग प्रोग्रामिंग यूज्ड इन द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इट प्रोवाइड द अनइक्वल बैंडविड्थ, इट प्रोवाइड द फास्ट ओवरऑल सेपरेशन, इट प्रोवाइड द बेटर सेपरेशन, इट प्रोवाइड द बेटर सेंसिटिविटी। यहाँ पे ना एल्फा ऑप्शन करेक्ट है 46 का, क्योंकि इट प्रोवाइड दी इक्वल एंड इक्वल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग मीन कि आप ग्रेडियंट इल्यूजन यूज़ करते हैं, तो ग्रेडियंट इल्यूजन में आपको पता है कि आपका स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, होता है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, रेजोल्यूशन अच्छी होती है, बैंड विड्थ की ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, शॉर्प पीक्स टाइप की आती है। तो यहाँ पे 46 का एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 47 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर हैज चेंज टू द डायमैग्नेटिक। ये दो कंडीशन है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इन्हें बढ़ रहा हो, दूसरा पैरामैग्नेटिक करेक्टर कन्वर्ट हो रहा हो किसके अंदर, डायमैग्नेटिक बन रहा हो। तो ये देखें N2 to N2 की तरफ चले जाएं, ये पहला ऑप्शन है, N2 डायमैग्नेटिक है, N2 प्लस जो है ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। अब बीटा पे चले जाएं, ऑक्सीजन से O2 प्लस, ये देखें ऑक्सीजन पैरा है, O2 प्लस भी पैरा में आता है, आप चेक कर लें, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब सी पे आ जाए ज़रा, O2 to O2 प्लस, O2 नेगेटिव सॉरी, ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है जबकि O2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे बात एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि पैरा से डाया की तरफ जा रही है कंडीशन,
लेकिन आपने ये देखना है, पहली कंडीशन भी देखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। O2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और O2 नगे ये 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसको मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, होना चाहिए इंक्रीज, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब NO2 NO पॉजिटिव की तरफ जाएं, ये दोनों आपके पास देखें तो ये NO जो है ये 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, ठीक है। जबकि NO प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके 14 है, जो कि नाइट्रोजन के इक्वल है, 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो दोनों इसमें से देखें, NO जो है वो पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है, तो ये क्योंकि डायामैग्नेटिक है, सेम आपकी नाइट्रोजन भी डायामैग्नेटिक होती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डेल्टा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। हाउ मैनी एसिमेट्रिक कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो ओनली एंड ओनली ये वाला जो सेंटर है कार्बन है ये एसिमेट्रिक है, कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, इधर से जाएं तो ये चेन डिफरेंट है, इधर से जाएं तो ये भी डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप इस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका ओनली एंड ओनली एसिमेट्रिक कार्बन ओनली 1 है, जिसको हम स्टीरियो सेंटर आप कह सकते हैं। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 48 का अल्फा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। 49 है, फॉर एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम द 2px हैज द सेम एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। 2px का एंगुलर क्वांटम नंबर वैल्यू 1 होती है, और 1 किस में होती है, 2pg ऑफ आइसोलेटेड क्लोरीन एटम जो होते हैं इसमें भी 1 वैल्यू होती है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, इफ 90.1% ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन 25 ml। ये जरा क्वेश्चन नंबर 49 जरा चेक कीजिएगा। if 99.1 sorry 50 question, if 90.1% of the substance dissolved in 25 ml of water is extracted into 25 ml of organic solvent, what is the distribution coefficient of this substance between the organic solvent and water। तो इसमें यहाँ पे रिएक्शन देखें, पहले तो आपने देखना है कि हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल लेट कर लेते हैं वो x है, एक्सट्रैक्टेड टू ऑर्गेनिक फेज, एक्सट्रैक्टेड टू ऑर्गेनिक फेज वो आपकी कितनी हो गई, 90.1% है। तो ऑर्गेनिक फेज की अमाउंट कितनी बचेगी, इसको हम कहेंगे 0.991x कहेंगे, ठीक है, 0.199x कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे देन एक्वस की बात करें तो एक्वस में 100 में से आपने 0.991 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 0.9% हो गया। आपने इसको जो है ना वो 1000 पे डिवाइड करना है, तो ये 0.0, तो ये बन जाएगी 0.009 अमाउंट इन दी एक्वस फेज आपके पास आ जाएगी, 0.009। अब के डी हमने निकालना है यहाँ से, आपको पता है के डी का फार्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो इसमें 0. ऑर्गेनिक फेज में 0.991 थी, डिवाइडेड बाय वाटर में है 0.009, और ये आंसर आता है 110 आता है। आपने इसको 100 से जो है वो मल्टीप्लाई, सॉरी 110 है, तो ये आपका बन जाएगा 110 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आंसर आपका आना चाहिए, जो कि बीट ऑप्शन करेक्ट है। ये एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट से ये द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑन द बिस्मथ BiH3 है। तो बिस्मथ जो है आपको पता है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 5वें ग्रुप से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। 5वां ग्रुप है तो इसका शॉर्ट फॉर्म 1/2 होता है। 5वां ग्रुप है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो ये 5 हो गया। 3 मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, 8 को 2 पे डिवाइड में 4 वैल्यू है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 है। जब 4 वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो यहाँ पे 4 रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट है 51 का, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 की तरफ। असीटोएस्टिक एस्टर है, फॉर्म द सियानोहाइड्रोजन बनाता है विद द हाइड्रोजन साइनाइड। तो ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम इट इन्वॉल्व द हाइड्रोजन एंड फॉर्म द सोडियम साल्ट, दिस इज कॉल्ड द कीटोइनोल, इसको टाटोमरिज्म कहते हैं। इसको आप करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा रफ पे जाके समझा भी देता हूँ ये कैसे कीटोइनोल टाटोमरिज्म बनाते हैं। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड एंड दिस इज द CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे इथाइल ग्रुप है।
अब यहाँ पे जब इसका रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। ये कीटो इनोल टाटोमिज्म कैसे बनाता है, ये प्रोटॉन शिफ्ट होके इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, तो ये बन जाता है CH3C, यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन आ जाती है, ठीक है, CH हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इथाइल। तो दिस इज कॉल्ड दी कीटो इनोल, इसको कहते हैं इनोल। तो ये कीटो फॉर्म इसमें मौजूद थी और ये कन्वर्ट हो गई किस फॉर्म में, इनोल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शन देखें तो इक्वेशन हमारे पास होती है डेल्टा G इज इक्वल टू दी डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में। तो क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ओवरऑल डेल्टा G की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओवरऑल नेगेटिव होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। ये कब होगी, जब ये पॉजिटिव होगा और सॉरी जब ये नेगेटिव होगा और ये डेल्टा S की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये आपके पास पता है ये ओवरऑल यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 53 का बीटा ऑप्शन। स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करने के लिए अगर ये नेगेटिव हो, डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो दोनों ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं जो कि स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करते हैं, ये दोनों फैक्टर्स। और ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा 53 का बी। दे ऑलवेज बी डेल्टा S ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए एंट्रोपी। 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इंटरमीडिएट या रैंडम एरर इन द एनालिटिकल मेजरमेंट्स। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा बनेगा। अ पिपेट इज नॉट हैंडल्ड इन द क्वाइट द सेम वे ड्यूरिंग द रिपीटिशन ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, जो कि इंटरमीडिएट या रैंडम एरर को शो करता है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इसका ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बनेगा। देयर एग्जिस्ट नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू फिनोमेना। तो ये काइनेटिक्स और स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक्स का आपस में कोई इतना रिलेशन नहीं होता इस हवाले से। मिथाइल ऑरेंज बिलोंग टू द क्लास ऑफ, ये एजो कंपाउंड्स हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है एन और एन के बीच में। जरा स्ट्रक्चर जाके देखिएगा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप। ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से आपने बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। हीट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज वेरी लो कंपेयर टू द केमिकल, नहीं, केमिकल एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसकी हीट ज़्यादा होती है, तो ये भी आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हीट ऑफ यस, तो लो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड एट हाई टेम्परेचर, नो, फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पे ये बीटा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, करेक्ट ऑप्शन है 57 का बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन अकर्स एट द लो टेम्परेचर व्हाइल केमिकल एडजॉर्प्शन अकर एट द हाई टेम्परेचर। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज मोनोलेयर, ये भी ठीक है, और केमिकल एडजॉर्प्शन हैज, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है जनाब करेक्ट ऑप्शन है, 57 का बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, 58 है, ये सियानो ग्रुप गिवन है, सिल्वर आयन गिवन है, और ये कम्प्लेक्स एक्वस फॉर्म में बनाते हैं, और ये सारी की यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन भी गिवन है, 2 ml है, यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द 5 ml ऑफ साइनाइड सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल CnH सोल्यूशन आपने बतानी है। तो ये बिल्कुल डाइल्यूशन फार्मूला है, मोलैरिटी का फार्मूला है, इसको थोड़ा सा रफ पे चलते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये देखें जनाब, क्योंकि हमें चाहिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो साइनाइड आयन का एक्वा सोल्यूशन है, हम बना लेते हैं इसको स्टॉक, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड। जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो साइनाइड का सोल्यूशन है, और जो हमारे पास स्टॉक है जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है वो सिल्वर आयन का सोल्यूशन है, बस इतना याद रखें। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, C1V1 डिवाइडेड बाय N1 नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, तो ये बनेगा C2V2 डिवाइडेड बाय आपके पास N2 बनेगा। तो अब इसको पुट करते जाएं, स्टॉक सोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 गिवन है, आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम जो है वो 20 ml है, नंबर ऑफ मोल्स जरा इक्वेशन में चेक करें आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर आयन ओनली एंड ओनली 1, जबकि साइनाइड के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम गिवन है 5 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स के 2 है। तो यहाँ से आप इजीली C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय आपके पास 5 हो जाएगा। 5 4 20, 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.8 मोलर इसका आंसर बनेगा। तो ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन थी, तो ये आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। कंसीडर अ मॉलिक्यूल IF3O2, ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है ये ट्राइगोनल बाइपैरामीटर का मॉलिक्यूल है। और ट्राइगोनल बाइपैरामीटर में याद रखिएगा जो आपके पास 3 एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, दे आर इन दी इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं। और ये आपके पास एक्सियल पोजीशन पे 2 एटम, सेम एटम शुड बी ऑन एक्सियल पोजीशन, इसको D3H कहते हैं एंड दिस गिव द स्टेबल स्ट्रक्चर। ये क्या स्ट्रक्चर दे रही हैं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स है आपकी। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है, पहले तो ये आप देखें, वीक एसिड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेस डिसोसिएशन, इतना वीक एसिड होगा डिसोसिएशन लेस होगी। तो ये पूछा गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन, जितना वीक एसिड होगा उतना ज़्यादा जो है ना वो आपका लेस डिसोसिएशन होगी। तो 60 का जो C है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, क्योंकि इस केस में देखें तो बेटा फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आसानी से यहाँ से इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन बिल्कुल करीब जो है दूसरे कार्बन पे मौजूद है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का। इस केस में भी ये देखें तो ये करीब है, लेकिन ये ब्रोमीन जो है वो दूसरे कार्बन पे है, तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन निकलना जो है वो मतलब मुश्किल होगा। तो ये आपका चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 61 है, हॉट वेपर्स ऑफ वाटर वर कंप्रेस्ड इन द क्लोज कंटेनर अंडर द प्रेशर ऑफ, ये तकरीबन जो है ना वो हाई प्रेशर गिवन है। प्रिडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंप्रेस्ड वाटर इन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर ज़रा चेक करें। तो इस केस में यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्रेटर है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे देखें ना आप, आपके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है प्रेशर ऑफ एंड इफ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर किसमें 373.9 डिग्री है, जबकि टेम्परेचर जो है वो कितना है 63.15 केल्विन है। तो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, सो वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट एज द लिक्विड, इट बिकम द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। द ब्राइट येलो कलर ऑफ, ये कम्प्लेक्स गिवन है और इज ड्यू टू दी, तो ये आपके पास लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो है ना ये कलर चेंज होता है। यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है 62 का। A reaction in which a single starting material gave the predominantly or exclusively one stereo isomer when 2 or more possible, तो this is called the stereoselective reaction इसे कहते हैं। This is called the stereoselective. Maxwell-Boltzmann law is for distinguishable particles के लिए यूज होता है। Oxidation number and covalency of sulfur, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फर 8 मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन नंबर तो सल्फर 8 मॉलिक्यूल नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोवैलेंसी क्या है आपको पता है, सल्फर जो है ना वो इस तरह तकरीबन 8 मॉलिक्यूल्स, अगर कोई कमी बेशी हो तो माफ़ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एक और सल्फर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हर सल्फर जो है सिंगली बॉन्डेड के थ्रू मजीद 2 सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं कोवैलेंसी कहते हैं, मैक्सिमम बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, इसकी कोवैलेंसी सल्फर 8 में 2 है, तो यहाँ पे 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अल्फा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो वेरी सिंपल, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, जहाँ से फ्लोरीन जो है आपका करीब तरीन होगा। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 66 का डेल्टा ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसीडरिंग 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन 1 cubic decimeter कंटेन अंडर प्रेशर इफ द गैस एक्सपैंड टू द वैक्यूम स्पॉन्टेनियसली। जब बात एक्सपांड टू द वैक्यूम की बात आती है तो एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन इसको कहते हैं। और जब आपकी फ्री एक्सपेंशन होती है तो वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है फ्री एक्सपेंशन में। जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो भाई वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V। जब ये P जीरो है तो ओवरऑल वर्क का यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा बनेगा इक्वल टू दी जीरो। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉर FeF6 कम्प्लेक्स है, FeCN कम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फ्लोराइड कम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी। मैग्नेटिक मूवमेंट आपने फ्लोराइड कम्प्लेक्स का बताना है। पहले तो ये बात याद रखें कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिगेंड यूज कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे देखें तो सियानो ग्रुप जो है दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जबकि फ्लोरीन जो है यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने ये पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो पेयरिंग कर देते हैं, जब पेयरिंग होती है तो वो आपको पता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला भी अक्सर एग्जाम में मैंने आपको डिस्कस कराया, इट डिपेंड्स ऑन दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वीक फील्ड लिगेंड है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, ये डायमैग्नेटिक की तरफ चला जाएगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कम होंगे, जबकि इस कम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, लार्जर देन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ साइनाइड कम्प्लेक्स। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट साइनाइड कम्प्लेक्स से ज़्यादा हो क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। 69 है, एरोमेटिक रिंग इज एक्टिवेटेड और या डीएक्टिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक हो गया, मान लिया, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी काज करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन वीक होता है। बस आपने ऑर्डर चेक करना है इसमें से। तो 69 का जो बेस्ट ऑर्डर है वो बीटा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर यहाँ पे आपको पता है ये वाला होगा, फिर आपके पास ये इमाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये 3 क्लोरीन लगे हों तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन को कम कर देगा। तो ये ऑर्डर आपका बीटा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। फॉर पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लेस देन दी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे पहले भी आई थिंक FPSC एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, रिपीटेड एमसीक्यू है। लेस देन दी वेट एवरेज देन दी मॉलिक्यूलर वेट, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का आपने ऑर्डर यहाँ पे डिस्कस करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक है ना वो आपके पास पिरिडीन है, क्योंकि पिरिडीन का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं आता, वो डोनेट हो जाता है इजीली, एक्सटर्नल साइड पे है और वो इजीली डोनेट हो सकता है, एंड दिस इज द गुड करेक्टर फ्रॉम द बेस। तो एनिलीन सॉरी पिरिडीन तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है एनिलीन, ठीक है, क्या आता है ओनिलीन। फिर उसके बाद आर्थोटोलिडीन आता है क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप होता है, पायरोल सबसे कम आता है। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास डेल्टा है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन है। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दी NH3 फ्लोराइड। तो ये भी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। अंडर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये पहले एमसीक्यू आ चुका आई थिंक, रिपीटेड एमसीक्यू है। एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, वाटर एंड आइस इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसके जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस वजह से इनकी सेम आएगी, इनकी पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल सेम होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 और इनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा आइस एंड वाटर का एट STP कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन पे इसका सेम रहेगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 74 है, दोनों कम्प्लेक्स गिवन है, डिफर किससे डिफर होंगे। क्वाड्रेटिक नंबर तो दोनों का 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगा, मेटल का 3 होगा, और स्ट्रक्चर भी दोनों की ऑक्टाहेड्रल है। तो मैग्नेटिक नेचर चेंज है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक नेचर किस पे डिपेंड करती है, आपके लिगेंड के ऊपर, कि आपका लिगेंड किस टाइप का है, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो यहाँ पे देखें वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, सियानो जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो मैग्नेटिक नेचर कौन सी ज़्यादा
मैग्नेटिक करेक्टर रखेगी जिसमें मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आइडेंटिफाई द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग। तो इसमें से आपने नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। साइक्लोप्रोपिनाइल कीटाइन, ये है साइक्लोप्रोपिनाइल कीटाइन, ये देखें। तो इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा है, एरोमेटिक करेक्टर इसमें मौजूद है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ साइक्लो नोनाड इसमें भी नहीं है। एंथ्रासिन वैसे एरोमेटिक है। 159 साइक्लो डेकाट्राइन, अगर ये स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, जरा सर्च आउट कीजिएगा इसको, तो आप देखेंगे कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। जब कॉन्जुगेशन नहीं है कंप्लीट तो ये नॉन एरोमेटिक करेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है। 76 है, for a reactant are participating in the reaction with order respect to the concentration is 2 concentration is order के मुताबिक, while the order with respect to the time equal to 3/2 है, this may indicate that, ये क्या शो करती है। तो भाई यहाँ पे देखिए when temperature exponent greater than concentration exponent होता है, इसके रिजल्ट में ये ऑटो कैटालिसिस को शो करती है। इसको ऑटो कैटालिसिस को शो करती है एंड दिस स्पीड अप ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटालाइज द कंजप्शन ऑफ आर। 77 है, फॉर अ रिएक्शन A+2B इज, ये देता है जी आपके पास 3Z, ये 3Z लिखा हुआ है। A+2B इज इट गिव द प्रोडक्ट 3Z एट द सर्टेन टाइम हैविंग द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B इक्वल टू द, ये B का गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z विल बी। तो ये मैं थोड़ा सा इसको लेके चलता हूँ। अच्छा, इस तरह के रिएक्शंस की हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, पहले इक्वेशन बना लेता हूँ। उसने कहा कि A+2B इट गिव्स दी 3Z। ठीक है, अब रेट चेक करें, इन तीनों की हम रेट लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू द रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है। हम इसको लिखते हैं रेट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 1 है तो हम इसको लिखते हैं -1/1। माइनस साइन जो है वो डिक्रीज को शो करती है, और इसको हम लिखेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय DT। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इक्वल टू दी B के केस में लिखें तो ये बनेगा -1/2 dB डिवाइडेड बाई dt। इस तरह रेट इसका लिखा जाएगा। इस तरह अगर हम प्रोडक्ट का रेट लिखें तो क्योंकि ये प्लस में जा रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे +1/3। ठीक है, और ये बनेगा dz और डिवाइडेड बाई dt। तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर आप स्टेटमेंट चेक करें तो वो कहता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z विल बी, क्योंकि B की इंफॉर्मेशन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B इक्वल टू दी, B का रेट दिया हुआ है और Z का हमने रेट फाइंड आउट करना है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ से इसको रीअरेंज करना चाहें तो रीअरेंज करके आप यहाँ से इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो dz डिवाइडेड बाई dt हम इसको लिखेंगे 3/2, ये मैंने जस्ट रीअरेंज किया है, मल्टीप्लाई -d, ये आ गया B डिवाइडेड बाय dt, ये आ गया। अब हमें ये पता है कि 3/2 और इसका रेट हमें उसने दे दिया है क्वेश्चन में। वो कितना रेट दिया है, यहाँ पे उसने 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है, तो ये बन गया 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इसका जो है वो आंसर बनेगा। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, हिलाइड आयंस आर द गुड ब्रिजिंग ग्रुप्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिजिंग डिक्रीजेस। तो भाई जितना लार्जर होगा साइज, सॉफ्टर हिलाइड होगा, उतना बेटर ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे काम करेगा। तो ऑर्डर आपका बनेगा, पहले आयोडीन आएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Which halide ion is the best nucleophile in the dimethyl sulfoxide solution? तो ये DMSO है, जो कि कौन सा है, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट है। याद रखिएगा पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट में, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट में जो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर है वो ये वाला है। क्लोरीन सबसे बेस्ट है, देन उसके बाद क्लोरीन है, देन उसके बाद ब्रोमीन है, देन उसके बाद आयोडीन है। ये ऑर्डर तब है जब आप यूज करेंगे पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट लाइक DMSO। अगर आप पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट यूज करते हैं लाइक वाटर है या एथेनॉल है, तो फिर आपका जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन आपका है वो बीटा ऑप्शन है।
फॉर एन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन ए से जी बन रहा है जिसमें टी हाफ लाइफ वर्सेस दी एप्सिलॉन नॉट शो द नेगेटिव स्लोप शो करती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोर लाइकली टू करेक्ट। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। जो ए है दिस फॉलो द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें आपका नेगेटिव स्लोप आता है वर्सेस दी टी हाफ लाइफ टाइम। तो इसमें यहाँ पे देखें तो आपको टी हाफ लाइफ टाइम इज दी ये रिलेशन आता है T1/2 इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 माइनस एन। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आप शो करता है अगर आप ग्राफ ड्रा करवाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द K4Fe बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी। अच्छा बड़ा ज़बरदस्त है, K4Fe क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने देखना है। और चलें इसको थोड़ा सा रफ पे चलते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। कम्प्लेक्स है जनाब आपका K4FeCN6, ये कम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि मेटल पे कितना चार्ज आता है। तो -6 हो गया, प्रोटीन +4 है, तो ओवरऑल जो आयरन है इस पे चार्ज आ गया Fe2+। ठीक हो गया। अब आयरन Fe जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्रा करें तो ये आर्गॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और ये बन जाएगा 4s2 और यहाँ पे बन गया 3d, 18 2 20 और ये 6 हो गया। अब क्योंकि Fe इस कम्प्लेक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है, Fe2+ के केस में है, तो Fe2+ के केस में अगर आप लिखेंगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से निकल जाएंगे। तो यहाँ आपके पास 3d के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये d है जी आपके पास, ये d है 1 2 3 4। अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पेयर बनेगा। लेकिन ये तो हो गई सिंपल। अब देखना ये है कि ये जो कम्प्लेक्स है इसमें सियानो ग्रुप मौजूद है और बेटा मैं आपको बता चुका हूँ सियानो लिगेंड इज दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग करता है। जब पेयरिंग होगी तो वो क्या होगी, अब आपको पता है ये पहले 3 ऑर्बिटल जो होते हैं इसको हम कहते हैं T2G और अगले जो 2 होते हैं उनको हम कहते हैं EG। पहले इलेक्ट्रॉन T2G में फेल होते हैं फिर EG में फेल होते हैं। अब जब पेयरिंग होगी तो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो इस तरह की शेप बनेगी, ये देखें 1 2 3 4। अब जब पेयरिंग होगी तो पहले यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि टोटल D में 6 हैं। तो ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इनको कहते हैं T2G। तो इसमें कितने हो गए 6 और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इनको हम कहते हैं EG, इसमें रहेगा 0। तो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब आप खुद देख लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 81 का C ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इज रिवर्स इन द फास्फोरेसेंस। इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है तो स्पिन जो है वो रिवर्स हो जाती है। For the reaction A, give the product and this is the half life time दिया है 100 मिनट्स एट द टेम्परेचर T1 है। जब टेम्परेचर अब देखें टाइम बढ़ गया है, सॉरी हाफ लाइफ टाइम कम हो गया जब आपने टेम्परेचर T2 किया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से हाफ लाइफ टाइम कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेट ऑफ कांस्टेंट, अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन की बात करें वो तो हमें पता है टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर्हीनियस कांस्टेंट के। तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से, तो इसके रिजल्ट में आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इनवर्स होगी, E1 ग्रेटर देन होगी एक्टिवेशन एनर्जी E2 से। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास चार्ली बनेगा। ओके जी, 84 क्वेश्चन है डेल्टा बॉन्ड इज आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग द बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इन द ट्रांजिशन मेटल। तो डेल्टा बॉन्ड होता है T4 के अंदर, चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डेल्टा बॉन्ड है क्या, दिस इज प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल सिस्टम और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है टू अचीव द क्लासिकल क्वाड्रपल बॉन्ड बनता है। इसमें क्या होता है डेल्टा बॉन्ड में 4 लोब्स होते हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल के, वो ओवरलैप करते हैं दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के 4 लोब्स के साथ। तो यहाँ पे D4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 84 है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विद द फार्मूला C3H6 इन दी साइक्लिक। अच्छा कंडीशन इसने दे दी है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, साइक्लिक होना चाहिए आइदर या फिर कायरल होना चाहिए, एक कायरल वाले को हमने काउंट ही नहीं करना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इसकी DB निकालनी होती है,
अगर आप इसकी डीबी निकालें ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसका फार्मूला आपको याद होगा, कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस एक्स हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 होता है। अब इस फार्मूला की तरफ डीबी निकालें तो इसकी डीबी आती है 1। जब 1 डीबी आती है तो इसका मतलब है या तो डबल बॉन्ड, दो चीज़ें हैं, एक डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर होगी या फिर रिंग स्ट्रक्चर होगी। तो ये दो पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या करनी है, साइक्लिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अगर हम इनकी सारी की सारी स्ट्रक्चर ड्रा करवाएं, मतलब ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो दो स्ट्रक्चर्स हैं ए साइक्लिक, एक प्रोपानल है और एक एसीटोन है। ये दो स्ट्रक्चर हैं, प्रोपानल प्रोपानल और दूसरी है आपके पास एसीटोन। और दोनों में देखें तो साइक्लिक तो ये है नहीं, ये कंडीशन तो वैसे ही नहीं है, कायरल भी नहीं है, ये दोनों ए कायरल हैं, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। उन्होंने कंडीशन दे दी है कि साइक्लिक और कायरल को आपने काउंट करना सिर्फ। तो अब आपके पास जो है जो ऑप्शन बनेगा वो दो चीज़ों का बनेगा, एक साइक्लोप्रोपानोल बनेगी, ये देखें साइक्लोप्रोपानोल, एक ये स्ट्रक्चर बनेगी साइक्लोप्रोपानोल, और दूसरी आपकी बनेगी प्रोपाइलीन ऑक्साइड, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। तो ये दोनों जो हैं आप देखें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये प्रोपाइलीन ऑक्साइड क्योंकि ये कायरल सेंटर है इसमें, ये कायरल सेंटर इसमें मौजूद है, और जब कायरल है तो इसके दो एनेंटियोमर्स बनते हैं आर एंड एस, तो हम इसको दो काउंट इसको करेंगे और ये 1 ये काउंट होगा। तो टोटल आपके पास जो हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स बनती हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ आपके पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू दी, दिस इज वेरी सिंपल, आपका टेक्स्ट बुक उठा लें और एग्जैक्ट बीटा ऑप्शन नेगेटिव स्लोप आता है ln के वर्सेस 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अमोनिया एंड वाटर। 87 का तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, अमोनिया इज मोर बेसिक है एंड लेस लिक्विफिलिक देन द वाटर, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायामैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 89 है, व्हाट एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपके पास कैटलिस्ट है, इंट्रोड्यूसिंग द कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास 89 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर और इंट्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट, आप टेम्परेचर आप इंक्रीज नहीं कर सकते, इसमें कंडीशन नहीं आती, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर। इन द मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको पता है बिटुमन 1 एंड 2 बैक डोनेटिंग होती है, और दिस फॉर्म द मेटल टू द कार्बोनाइल एंड वीकन द कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड। ये 1 एंड 2 के बीच में होता है, ये देखें मेटल एंड दिस इज द कार्बोनाइल, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है, लेकिन जो है ना बैक डोनेशन की वजह से जो है ना वो इसका बैक डोनेशन की वजह से मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड ये बॉन्ड वीकन हो जाता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बिटुमन 1 एंड 2। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन दी सिल्वरिंग ऑफ मिरर, तो ये तो एसीटल्डिहाइड है, 91 का अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। और द गिवन सेट ऑफ पैरेलल एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, A to Z1 है, इसका रेट K1 है, फिर A to Z2 है, इसका रेट K2 है। एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट फॉर द कंजप्शन ऑफ A KA है, कैन बी प्रेडिक्टेड B, तो यहाँ पे 92 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा बनेगा। पैरेलल रिएक्शन है और पैरेलल रिएक्शन में आपको पता है जो रेट होता है KA इक्वल टू दी सम ऑफ K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होगी। सो इसमें जो KA है वो ग्रेटर हो जाएगा K1 एंड K2 से, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है ना पैरेलल की, तो KA ग्रेटर हो जाएगा K1 एंड K2 से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, ग्रेटर देन बोथ K1 एंड K2। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल, तो टर्शरी में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन इजीली होती है और फिर सेकेंडरी और देन प्राइमरी, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द मोल पर लीटर, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है द यूनिट ऑफ, तो भाई इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। के रेट कांस्टेंट की आपने यूनिट बताना है m-2 एंड दिस इज द वाट, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है।
95 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल कैन बी यूज फॉर द पार्शियल एनोलाइजेशन ऑफ 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये यूज होता है एथोक्साइड। ठीक है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। 96 का रिएक्शन जरा देखिएगा, ए गिव द प्रोडक्ट बी एंड बी गिव द प्रोडक्ट सी और इनका रेट भी गिवन है। फॉर द गिवन मैकेनिज्म रिएक्शन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी कंजप्शन का रेट। अब जबकि देखें बी कंजप्शन का रेट तो हम ये वाला स्टेप देखेंगे और हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिखते होते हैं रेट, तो ये इस तरह लिखा जाता है इज गिवन बाय। तो ये आपके पास देखें, अब देखिए पहले तो आपने ये देखना है कि ए से बी बना है, बी किस से बना है, ए की कंजप्शन से बना है। तो हम इसको लिखेंगे बी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए, तो ए की कंजप्शन पे इसका रेट क्या लिखेंगे, K1A लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट ए बन रहा है इसमें। और बी इज कंज्यूम्ड टू फॉर्म सी। जब बी कंज्यूम होता है सी बनाने के लिए, तो फिर क्योंकि बी रिएक्टेंट है तो इसका रेट बनेगा K2 ऑन दिस बी, ये लिखा जाता है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट सी तक जाने के लिए हमने ए से सी की तरफ जाना होता है। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी ओवरऑल जो हम देखें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा K1A माइनस K2B। तो इस तरह ओवरऑल आपका बीटा का जो है ना ये रेट आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका 96 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, चार्ली। 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑपरेट्स थ्रू द स्पेस और या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द फील्ड इफेक्ट से कहा जाता है। 98 है फॉर अ सर्टेन यूनिमॉलिक्यूलर गैस फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जनाब आपका कौन सी थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड दी काइनेटिक कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है और इसको लिंड्समैन मैकेनिज्म हमने पढ़ा होगा आपने, उसको ये फॉलो करता है। सेलेक्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग इनोन्स। इनोन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है जिस तरह ये इसने बनी हुई है, या फिर इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इनोन्स कहते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड सिंगल एंड देन कार्बोनाइल ग्रुप, इनोन्स कहते हैं इसको। इसमें n to pi स्टार जो ट्रांजिशंस होती हैं, these are called the forbidden transition, and pi to pi star these are the allowed transitions both। n to pi star ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, n to pi star forbidden में आता है, pi to pi star allowed में आता है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है सिलेक्शन रूल पे, व्हाट ट्रांजिशन दीज आर द अलाउड एंड व्हाट आर द फॉरबिडन, उसको आपने देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ लक। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, इस तरह का क्वेश्चन था। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज लोअर्ड बाय द एडिशन ऑफ, तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज डिस्टिलेशन एट द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर। तो ये आपका बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की जो पेपर हुआ उसकी कंप्लीट डिस्कशन। डेफिनेटली स्टैंडर्ड का पेपर है, जिस तरह एक आउटस्टैंडिंग पेपर आप कहें। और कितनी सीट्स हैं मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरिट पे इसका बिल्कुल पासिंग पे रहेगा, पासिंग स्कोर पे इस पर मेरिट रहेगा एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। 0322 6151 653 इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगे इंटरव्यू के हवाले से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन जॉइन अस। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर शेयर करें। क्लास फेलोज, फ्रेंड्स और डिफरेंट ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप लोगों की केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स की एक्सेस है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।